रुको आराम से, 1s उसके बाद कोई बताइए ना उसको, 2s के बाद गलत, गैस मत मार, मतलब मेरे को मत पूछ, मैं क्या एमसीक्यू के एग्जाम दे रहा हूँ क्या बे। ओके 2p नेक्स्ट। ए रुको ना बे, एक चमाड़ दूंगा ना बे सालों, ऐसे बेंच पे से कूदी मार मार के आऊंगा कुछ चमाड़ देने। हाँ बोल बे। हाँ उसके बाद ए चलो बे छोड़ो। अब किसको आ रहे है वो हैंड रेस करो, मतलब उसको पूछने के लिए किसको आ रहा है। अबे किसी को भी नहीं आ रहा है ऐसे मत बोलो बे, देखा फिर इसलिए मेरा तुम्हारे ऊपर कैसे कॉन्फिडेंस निकल जाता है। हाँ वो खड़ा रह के बोल चल ठीक है। 4D के बाद 3D के बाद 5s नहीं भाई 4p के बाद 5s के बाद 4D के बाद 5p के बाद 6s के बाद 4f के बाद 5D के बाद 6p के बाद 7s के बाद 5f के बाद 6D के बाद लास्ट वाला तो याद रहेगा ना भाई, ये समझा। ठीक है, ये अपनी ऑफ बॉक्स की ऑर्डर है। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, रुको भाई, मेरा फेवरेट स्टूडेंट शिवम, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कितने, रुको रुक ना भाई, कितने 2। ओके जोर से बोले, ऐसे डर मत, मैं कुछ मारता नहीं हूँ। 2p में गलत रुक ना बे, कितने, क्यों पता नहीं। ओके ठीक है चल 6। डी में कितने जाते हैं, कोई अभी अगर बोला ना तो समझ लेना। हाँ कैसे, क्यों, क्या करने का, वेरी नाइस, +4 करते जाने का। ठीक है तो डी में 10 एंड एफ में 14। ठीक है ए +4 करते जाने का, समझ में आ रहा है। ठीक है ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टाइम पढ़ा था, इतना तुम लोगों ने होपफुली अच्छे से किया होगा। अब नेक्स्ट नाउ विल स्टार्ट विथ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सेकंड, ये ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल के बाद सेकंड है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बातें नहीं बे, यहाँ पे देखो ये पंचायत यहाँ पे। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहाँ पे यूज होता है वो समझ के लेते हैं। तो ये कार्बन जैसे एलिमेंट और कार्बन के आगे वालों में यूज होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर रहता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 1s2 2s2 2p2, समझे। अब अगर तुम लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया था वो याद रहेगा, तो हर ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स बनाएगा, एस में एक बॉक्स, दूसरे एस में भी एक ही बॉक्स, बट पी में कितने बॉक्स, 3। देखो भाई इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहता है, एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, इसके वाले के लिए भी 0, इसके लिए -1 0 +1। होमवर्क हाँ जल्दी जगह पकड़ के इधर मिल रही है, वहां पे कौन तुझे बैठा रहा है देख ले। अब तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, एक ऑर्बिटल में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पता है ना, तो इसमें 2 इसमें 2 और इसमें 2 2 2 6, समझा। अब ध्यान दो अच्छे से देखो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा वाला इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा वाला इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। 2 हो गए, भर गया। इस वाले में भी एक क्लॉकवाइज एक। अब लास्ट पी में दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है वो बता रहा हूं देखो। Either p orbital can be filled like this, clockwise anti-clockwise, or else it can be filled like this, clockwise clockwise. डिफरेंस समझा। हंट्स रूल की जरूरत की पड़ रही है, समझ में आ रहा है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। फॉलोड। तो पहली बात तुम लोगों को क्या लगता है विच वन इज करेक्ट। चलो फर्स्ट वाला जिसको करेक्ट लग रहा है ऊपर वाला हैंड रेस करो। जस्ट इसमें तुम लोगों को कुछ आता नहीं है मुझे पता है, मतलब पढ़ा रहा हूँ ना, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो जस्ट ऐसे तुम लोगों को जो अच्छा लगे उसके लिए हैंड रेस करो। पहला वाला किसको करेक्ट लग रहा है एंड दूसरा वाला किसको करेक्ट लग रहा है। ओके
पहले वालों को कुछ मतलब ऐसे कुछ रीजन देना चाहेगा कोई पहले वालों में से? कुछ भी है तुम लोगों को जो मन को अच्छा लगे। अरे कुछ भी बोलो, अकेला रह के कंटाल जाएगा, उसको कोई पार्टनर चाहिए ऐसे बोल दो यार, कुछ तो ऐसे रीजन मतलब नहीं। दूसरे वाले के लिए कोई किसी के पास रीजन है क्या? सिंगल सिंगल है बराबर, ठीक है। दूसरे वाले के लिए और कोई रीजन है किसी के पास? हाँ, झगड़ा हो गया, अच्छा ओके, पहले एक साथ रह रहे थे, झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया उनका। अब देखो मैं तो व्हाट हैपेंस, पी ऑर्बिटल, अगर पी ऑर्बिटल पता रहेगा, पी ऑर्बिटल 3 है, पी वाई, पी एक्स एंड पी जेड, बराबर। ये ऑर्बिटल्स है जो कि एक साथ ऐसे दिखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, पी सब शेल, पता है ना। अब देखो भाई, एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे अगर आ गया तो उनमें अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है? रिपल्शन होता है। उसी बदले अगर तुम लोगों ने नेगेटिव चार्ज ऐसे 2 अलग अलग जगहों पे रख दिए, अट्रैक्शन नहीं होगा, बट अभी रिपल्शन भी होगा क्या? मैं क्या बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो रिपल्शन कम करने के लिए कहाँ पे मतलब वो बैठेंगे, एक ही ऑर्बिटल में बैठेंगे या 2 अलग अलग में जाएंगे? रिपल्शन अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी, मतलब रिपल्शन की वजह से चीज स्टेबल बनेगी या अनस्टेबल बनेगी? अनस्टेबल। अनस्टेबल बनना मतलब बुरा हो गया ना भाई, समझ में आ रहा है? तो अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा? स्टेबल रहेगा। तो स्टेबल रहने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड फिल करेंगे, समझा? दिस इज अंडर रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। पहले हेडिंग लिख दी होगी, डेफिनेशन वाला स्टेटमेंट लिख दो इसका। while filling up of a subshell, while filling up of a subshell, while filling up of a subshell, electrons are first filled in, electrons are first filled in, sorry, first filled unpaired, sorry, first filled unpaired, first filled unpaired in each orbital, in each orbital, and then pairing of electrons takes place, and then pairing of electrons takes place, ठीक है। तुम लोग चाहिए तो ये नीचे वाली 2 डायग्राम्स बना लेना, यहाँ पे लिखना मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन, एंड यहाँ पर लिखना लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन। कुछ डाउट रहेगा तो तुम लोग पूछ सकते हो। स्टेटमेंट समझ में आ गया? पहले क्या करने का? पेयरिंग करने की नहीं, पहले अनपेयर्ड भरने का। उसके बाद सब भर गए तो पेयरिंग करने की। अब थोड़े से एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, लिख दो। हाँ, और ये ऐसे ही लिखना, एग्जाम्पल ऊपर वाला गलत, नीचे वाला सही, ठीक है। फैन ऑफ कर दो बे, कूलिंग हो जाएगी थोड़ी देर में। थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेक्ट मेथड यूज करने वाले हैं, मतलब ऐसे 2 मेथड्स नहीं लिखने वाले हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बे, क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3। ए आता है ना ये ना, पहले 2 2 4 हो गए, 4 3 बचे तो 2p3। अब इधर पे, अरे हाँ एक चीज बतानी रह गई, रुको। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने के? 1 2 3 ऐसा भरेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं भरेंगे? पेयरिंग कर रहे, पहले गलत हो जाएगा। पहले क्या करने का? 1 2 3 अनपेयर्ड फिल करने के। अरे हाँ, तुम्हें बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा अभी, नेक्स्ट लेक्चर से मतलब नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा तभी तुम लोगों को थोड़ा सा समझेगा, ठीक है। ओके, अब तो ये 3 आएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई जरा ध्यान दो। नाउ इफ आई एम काउंटिंग टोटल स्पिन, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टोटल स्पिन, ठीक है, समझा? स्मॉल एस। अब ऊपर वाले एरो का मीनिंग क्या रहता है भाई? प्लस हाफ या माइनस हाफ? प्लस हाफ, याद है ना लास्ट टाइम पढ़ाया था स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये हो गया प्लस हाफ। नीचे वाले का मीनिंग
तो इन दोनों का स्पिन कैंसिल हो गया, तो टोटल स्पिन कितना आ रहा है? 0। बट अगर नीचे वाली मेथड से यूज़ करूँगा तो क्या हो गया? प्लस हाफ टोटल स्पिन +1। समझ पा रहे हो? तो वेयर आई कैन फाइंड मैक्सिमम स्पिन, ऊपर वाले में, नीचे वाले में? नीचे वाले में। तो हमेशा स्पिन मैक्सिमम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे भी इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहना चाहिए? मैक्सिमम। दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ रहा है? अब एक और एक चीज़ रहती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, S, जिसका फॉर्मूला रहता है 2 इंटू 2s, सॉरी 2s + 1, 2 इंटू नहीं है, माई बैड। इसका फॉर्मूला रहता है 2s + 1, वेयर s इज व्हाट? टोटल स्पिन। ठीक है, समझा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला रहता है 2s + 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे अपना s कितना आया? 1 आया, दिख रहा है? s 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 2 + 1, समझे? नहीं तो ऐसे लिखते हैं, रुको, 2 इंटू 1 + 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 3। समझे? इसे बोला जाता है ट्रिपलेट। क्या बोलने का इसको? ट्रिपलेट। अब नीचे वाले में देखते हैं। अब यहाँ पे नीचे वाले में टोटल स्पिन कितना आएगा? टोटल स्पिन इज +½ कितना हो गया? +3/2। समझे? इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर मैं निकालने जाऊँ s, तो क्या होगा? 2s + 1 बराबर, अब 2 इंटू 3/2 + 1, 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? 4। इसे बोलते हैं क्वार्टेट। क्या बोलते हैं? क्वार्टेट। ये मेंस में आया हुआ आज तक का, मतलब कभी आया हुआ ही नहीं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, मेंस की PYQs देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख दो ये। एंड फिर तुम लोग खुद से करोगे। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने आती होगी तो ये 2p के लिए खुद से कर लेना। ठीक है, चलो हो गया, जल्दी करो। एंड क्या कर रहे हैं समझ में आ गया ना? वो 2p वाला जो है उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने खुद से। ऑक्सीजन वाला करके दिखाओ कि कर लोगे? ऑक्सीजन में 2p4 आता है, एक बार दिखा देता हूँ अगर किसी को दिक्कत होगी तो। देखो, ऑक्सीजन में होगा 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p4। अब 2p4 में पहले 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बे? अनपेयर्ड, 1 2 3। एंड 4th इलेक्ट्रॉन अभी मतलब जगह खत्म हो गई तो पेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना कभी ना कभी। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख दो। कौन सा वाला पार्ट? ऑक्सीजन का 2p4 तक पहुंचे क्या? 2p4 पहुंचे, हाँ। नाउ सी, in p orbital there are only, sorry, p subshell there are only 3 orbitals, तो first will fill them unpaired। अब unpaired 1 2 3 3 करें। अब तीनों अनपेड होने के बाद 4th इलेक्ट्रॉन किधर तो जाएगा ना, तो 4th वाला पेयर होगा। क्या दिक्कत, मतलब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? देखो, पहले इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें अनपेयर्ड फिल करने हैं। p में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, वो पता है ना? तो पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड भरना है, 1 2 3। अब 3 होने के बाद चौथा बाहर रखूंगा क्या? नहीं, तो चौथे वाले को पेयर करने का, 2 पेयर हो जाएंगे। ये समझा? ओके। अब तो नियॉन का हो गया, नियॉन तक हो गया सबका। देखो भाई, नियॉन में कैसे आ रहा है? 1s2 2s2 2p6। नाउ इन केस ऑफ 2p6 यहां पर अपने ऐसे 3 ऑर्बिटल्स है, बट 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे। अब 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने के बाद फिर 4 5 और 6 उनको पेयर करना ही पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। अब देखो भाई, तुम्हारे पास ये 3 एग्जाम्पल और एक फ्लोरीन का एग्जाम्पल ना, 4 एग्जाम्पल है। इनमें अगर ज़्यादा स्टेबल मैं पूछूं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल फील हो रहा है, ठीक है, तो 2 चीज़ें ज़्यादा स्टेबल है। देखो भाई, पहला तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लोग बोलेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। दिख रहा है कि हाफ फिल्ड है। एंड इस नियॉन वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? फुल्ली फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, पता है? ओके, तो इसे बोलने का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्या बोलने का? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखो भाई,
ये दोनों स्टेबल रहने का एक सिंपल रीजन है, सिमेट्री। सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगहों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। पी ऑर्बिटल याद है ना, पी सबशेल मतलब ऐसा। अब हर एक में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन गया तो भी भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और हर एक में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए तो हर एक में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्री मेंटेन रह रही है। समझ में आ रहा है? इसका और एक एग्जांपल, लेट अस से कि 3 दोस्त हैं, तीनों सिंगल है, तीनों मजे में है। 3 में से अगर एक की शादी हो गई, हम लोगों का ऐसा मतलब एक है, मतलब मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, उसमें से एक की लास्ट ईयर शादी हो गई। अब अभी हमें अच्छा लग रहा है कि दोनों को नहीं, इतना प्रेशर आता है साला कि अरे यार इसकी हो गई। तुम लोगों को नहीं समझेगा अभी, मतलब तुम लोगों की एज छोटी है, ऐसे जरा बड़े हो जाओ तो समझेगा तुम लोगों को। एग्जाम्पल मस्त है ऐसे, ठीक है, बट स्टिल। तो अभी एक की हो गई तो वो कभी कभार कम मिलता है, हम लोग हमारे काम में रहते हैं, हम लोग दोनों मिलते हैं, बट वो मिल पाता है क्या? नहीं। तो हम लोग अभी स्टेबल है क्या? अगर समझो अगले साल तक मेरी हो गई फ्लोरीन, तो अब इमेजिन करो लास्ट जो बचेगा उसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा ना, कि भाई 2 की हो गई साला, मैं ही बाकी रह गया, उम्र बढ़ते जा रही है। बट अगर तीनों की हो गई तो अभी वापस हैप्पीली एवर आफ्टर, तीनों एक साथ घूमने जाएंगे ना, मतलब अभी पार्टनर्स को लेके। वैसे समझ में आ रहा है? तो स्टेबिलिटी कब रहेगी? जब साला सारे के सारे सिंगल अनपेड है, या फिर सारे के सारे ऐसे डबल है, मतलब पेयर्ड है। समझ में आ रहा है? पक्का मस्त एग्जाम्पल एकदम, ठीक है, लिख दो चलो। तो स्टेबिलिटी कब रहती है? जब सारे के सारे फिल्ड हो, या फिर सारे के सारे मतलब हाफ फिल्ड हो, ठीक है, हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड। बोलो क्या क्या क्या? डबलेट, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, हेक्सेट, वैसा, ठीक है। 1 को सिंगलेट, फ्लोरीन में 1 आएगा ना, 2 आ रहा है। अच्छा हाँ, नियॉन में 1 आएगा, नियॉन में 1 क्या, ये वाले में, हाँ हाँ, यस, तो 0। ओके, अब चलो, अभी हम लोग एक बार सोडियम का करने वाले। सब जन यहाँ पे ध्यान देंगे जरा, देखो भाई। और एक तुम लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ जो लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी। लास्ट लेक्चर में पूरा लिखा ना, बट उतना बार बार लिखने में मजा आ रही थी क्या? नहीं, कंटाला आ रहा था बराबर। तो अभी ट्रिक क्या है, देखो। सोडियम 11, मैं पहले पूरा लिख रहा हूँ तुम लोगों ने जैसा लिखा था। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बट इतना लिखने में बार बार कंटाला आ जाता है, तो हम लोग इसके एकदम क्लोजेस्ट नोबल गैस को उठाते हैं। इसके क्लोजेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन, दिख रहा है? एंड सोडियम के पहले 3 जो ऑर्बिटल्स है वो एग्जैक्टली ऐसे नियॉन जैसे है, दिख रहा है क्या? तो ये इतना बार बार लिखने के बदले हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1। समझा? वापस और एक एग्जांपल, मैग्नीशियम 12, कैसे लिखने का? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बट इतना लिखने के बदले अगर तुम लोग देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, ये एग्जैक्ट नियॉन में आता है। तो इतना बार बार लिखने का ही क्यों ना? व्हाट वी कैन राइट, नियॉन 3s2, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन प्लस इसके 2 इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। एल्यूमिनियम अगर मुझे अभी लिखना है, एल्यूमिनियम का 13 रहता है, तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन किस में गए बे? बाद में 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए? बाद में कितने बचे? 1 बचा, इसके 10, इसके 2, 12 हो गए, 12 तो 1 बचा, तो 1 जो बचेगा वो किस में ऐड करेंगे? 3p। ये ट्रिक समझ में आ रही है? पक्का? श्योर हो? ओके। घर पे जाके, अभी ये इतना लिख दो, घर पे जाके सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये लिखोगे। कैसे लिखोगे? ट्रिक को यूज करके, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो 14 से लेके 20 तक। उसके बाद वाले अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। ये लिख दो पहले। देखो भाई, तुम लोग भी अप्लाई जितना आ रहा है उतना पहले सॉल्व करेंगे। उसने सारे ठोके नहीं है। अगर केमिस्ट्री में 70 है, इजी पेपर था, उसमें 70 है, मतलब उसने थोड़ा तो ठीक ठाक किया है। उसके बाद के ठोके हैं, बाकी गधा है वो, ठीक है, जिसमें आ रहा है तो उसमें आ रहा है। अब देखो भाई, तो ट्रिक सारंगी निकाल देना
ऑनलाइन किसी ने दे दिया ना, ये पढ़ाया जाता है मास्टर क्लास में। 1 से 10 ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ठीक है। अगर कोई ऐसा रहेगा जो मतलब जिसको ऐसे अपने लक के ऊपर थोड़ा भरोसा है, या चलता है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ तुम्हारी शक्लें देख के तुम्हारा नसीब भी फूटा हुआ ही लग रहा है मुझे, ठीक है, बट स्टिल। अब तो पहले 1 से 10 जितने भी नहीं आ रहे ना, सबका ए टिक करके आने का, पता है ना, तो यूज करने का पता है। बाद में 11 से 20 बी, 21 से 30, 31 से 40, बाद में वापस सीक्वेंस स्टार्ट करने का, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वाइज सबसे बेस्ट ट्रिक है, क्यों बताता हूँ, देखो। हाँ बस क्या, ऑल इंडिया रैंक 15 ऐसे ही लगी है मैंने। सच्ची सच्ची मैं बताता हूँ, बाद में चाहिए तो रुको। अब देखो भाई, बताया है भाई, ये तुम लोगों को भी नहीं बताया था, तो बताया था ना। अच्छा ओके, हाँ ठीक है ठीक है, जो भी है ध्यान दो, मैं बताता हूँ। ये नहीं रैंक नहीं, ये बता रहा हूँ, देखो। हाँ देखो भाई, प्रोबेबिलिटी वाइज 4 में से 1 का तो आंसर ए रहना चाहिए, बराबर है कि नहीं। लेट अस से कि 10 में से फिर कितनों का आंसर ये आ सकता है, 2 का ही आ सकता है। तुम्हारा नसीब फूटा हुआ है, एक्चुअली 2.5 का आना चाहिए प्रोबेबिलिटी वाइज, 2 का ही है, चलता है, ठीक है। 2 गुणा 4, 8 गुणा -1, कितने मार्क्स मिले मिनिमम। मैंने प्रोबेबिलिटी कम कर दी ना भाई, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 2.5 की है, मैंने प्रोबेबिलिटी कम किया है, समझ में 2.5 क्यों पता है ना, मतलब कितने करेक्ट है, 4 में से 1 करेक्ट। हाँ तो वो तेरा नसीब, वही मैं बोल रहा हूँ, वो ऐसा हुआ तो तुम लोगों का नसीब ही खराब है। अभी जिसका नसीब ही खराब रह सकता है उसमें क्या ही करेगा ना, वो भगवान भी तुझे पास नहीं कर पाएगा फिर। बट ये प्रोबेबिलिटी वाइज, मैथ्स वाइज ये करेक्ट है ट्रिक, समझ में आ रहा है। मैथ्स वाइज इसमें आंसर प्लस में ही आना चाहिए हमेशा, ठीक है, और बहुत सी बार प्लस में रहता है, ठीक है। मेरे एग्जाम का मैं बताता हूँ, देखो हमारे एग्जाम में कैसा था पता है। हम लोगों को ना 200 मार्क्स की एग्जाम रहती है। हाँ मेरी एग्जाम CSIR नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो तुम लोग मतलब जेई की जैसे नेशनल लेवल की एग्जाम ना पूरे इंडिया में से सब जन देते हैं, वैसे ये भी सेम एग्जाम है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को है ना 25 क्वेश्चंस रहते हैं 4 मार्क के, ठीक है। 35 क्वेश्चंस रहते हैं 2 मार्क्स के केमिस्ट्री के, ठीक है, एंड 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, बट ये जनरल एप्टीट्यूड, फालतू सवाल। तुम लोगों को 1D मोशन के क्वेश्चन रहते ना, कि इधर से एक ट्रेन आ रही है, उधर से एक ट्रेन आ रही है, दोनों कब टकराएंगे, पता है, पढ़ा है तुम लोगों ने फिजिक्स का ये। हाँ वैसे एकदम फालतू घटिया सवाल, ठीक है, कि एक बॉल गिर रहा है कितना टाइम में जमीन को टच करेगा, ठीक है, या फिर एक पोल पे से ऐसे एक लाइट फेंकी जा रही है तो कौन सा एंगल पे तुम्हारी शैडो गिरेगी, वो सब पता है ना, वो जीके के सवाल जो ऐसे रहते हैं वैसे वाले, एकदम फालतू वाले, ठीक है। तो वो इसमें मेरे को 3.5 मार्क्स आए थे। मेरे को थोड़ी ना आता है, ठीक है, 3.5 मार्क्स। बाकी मेरे को केमिस्ट्री आते है ना, ये थोड़ी ना मैं करूंगा इधर से ट्रेन आ रही है उधर से ट्रेन जा रही है, मेरे को क्या आता है वो, ओके। बट ठीक है, अब हुआ क्या, ज्यादा फोकस ज्यादा मार्क्स के ऊपर, हमेशा अपना टारगेट फिक्स रखने का, ठीक है। मुझे इधर ही सारे के सारे करेक्ट चाहिए थे, ठीक है, तो इधर मैंने 25 के 25 अटेम्प्ट किए, तुक्के ना मार के हुआ, तुक्के नहीं मारे, ठीक है। इसमें मेरे को 23 करेक्ट है, 2 रॉन्ग गए साला, वो 2 रॉन्ग नहीं रहते ना तो मैं ऑल इंडिया टॉप 1 में रहता साला, बट ठीक है। तो 23 करेक्ट गए, 2 माइनस गए, समझा, तो इसमें मेरा स्कोर बना 90। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये रहता है 35, क्योंकि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है ना, बहुत खराब रहता है। 2 मार्क्स के लिए वो बुक में से किधर से छोटा क्वेश्चन ना भाई, एक लाइन का क्वेश्चन या फिर कुछ जो ऐसे डिटेल्स अपने को पता नहीं है वैसे वाले रहते हैं, समझ में आ रहा है। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट रहता था। मैंने इसमें कुछ है ना ऐसे 16 या 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए, मुझे आ रहे थे, बाकी मेरे को आता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या करना चाहिए, शुरू, ठीक है। तो बाकी मैंने सारे 35 ठोक दिए, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसमें मुझे कुछ 12.5 मार्क्स करेक्ट आए थे। 12.5 अगर देखोगे तो कितने करेक्ट हुए, नहीं येड़ा है क्या, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है ना वह, तो मुश्किल से 6 करेक्ट हुए, 6 नहीं मतलब
माइनस भी हुआ ना थोड़ा सा। इसमें हमारा माइनस कैसा रहता था कि अगर करेक्ट गया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग गया तो आधा मार्क्स कट, तुम्हारा जैसे 4 और -1 वैसा। समझ में आ रहा है? तो इसमें मैंने तुक्के कितने मारे, ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चंस, समझा? 19 में से मुझे मुश्किल से पकड़ लो 8 करेक्ट आए रहेंगे। 8 के कितने होते हैं इंटू 16, एंड कितने रॉन्ग गए 11। 11 का हाफ से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, -5.5। तो 16 - 5.5 कितना होता है, नहीं ज़्यादा हुए थे, थोड़े से ज़्यादा करेक्ट गए थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट वैसा तो मिलते हैं, वैसे मार्क्स मिलते हैं, समझ में आ रहा है? बट कब, जब तुम लोगों को भरोसा है कि तुम लोगों का एग्जाम क्लियर करने जितना तो बन ही गया है। ये और ये मतलब ये और ये 32 कितने होते हैं, 122 के अराउंड किधर तो जाते हैं ना वैसा। समझ में आ रहा है? तो अच्छा खासा स्कोर मेरा हो गया था, तब मैंने किया था। ठीक है, ओके। बट ऐसे तुक्के मार सकते हो तुम लोग जब तुम लोगों को श्योरिटी है, जैसे वो कि तुम लोगों का ठीक ठाक स्कोर आ गया है तो। ठीक है, हाँ, रिगार्डिंग माई इंट्रोडक्शन दिया नहीं अपेरेंटली मैंने कभी। ठीक है, तो मैं अभी करंटली PhD कर रहा हूँ, पता होगा, वो तो पता है ना? हाँ, नहीं पता है, अरे रे रे रे, ओके ठीक है। अब सुनो भाई, तो फिर अब PhD के लिए देखो, मैंने BSc MSc की है। ठीक है, BSc MSc के बाद तुम लोगों के पास 2-3 रास्ते रहते हैं। एक, तुम लोग नेट की एग्ज़ाम दे सकते हो। नेट की एग्ज़ाम से मैं इंडिया में किधर भी जाके ऐसे किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूँ डिग्री वालों को सिखाने के लिए। समझ में आ रहा है वो? या फिर तुम लोग PhD के लिए जा सकते हो। जाना मत, रॉन्ग डिसीजन, मैंने गलत डिसीजन लिया। ठीक है, अब नेट की एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया, इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 है। ठीक है, मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया था, मेरे को 10 के नीचे चाहिए था। पहले अटेम्प्ट में मेरा 25 आया था, दूसरे में 15, बाद में मेरे को घंटा आ गया, अरे बस। ठीक है, वैसा तो अभी छोटी वाली बताऊंगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, एंड इसके अलावा तुम लोगों को और एक एंट्रेंस एग्जाम रहती है, IIT गेट। ये सेम एग्जाम तुम लोग दोगे जब तुम लोग बीटेक करोगे। बीटेक होने के बाद अगर तुम लोगों को IIT से MTech करना है तो ये एग्जाम रहती है। वैसे ही हम लोगों को MSc करने के बाद अगर मुझे IIT से MTech करना है तो ये एग्जाम रहती है। इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक है 125। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं PhD करूँगा। तो तुम लोगों ने ICT का नाम सुना है नहीं, मेरा IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था, बट वहाँ पे बहुत काम करा के लेते, मेरी शक्ल दिख रही काम करने लायक, मैं ऐसा टाइम पास करने में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, तो वैसा तो फिर मैंने IIT बॉम्बे नहीं गया क्योंकि उधर 6-7 साल काम कराते थे। 6-7 साल PhD करूँगा, फिर मतलब शादी वादी कब करूँगा ना, ऐसे टेंशन आ जाती है लोगों को, बराबर है कि नहीं? ना ऐसे एक की हो गई, 2 जन बाकी है, समझा है ना, बताया ना तुम लोगों को अभी मैंने। तो ऐसा तो फिर मैंने सोचा IIT बॉम्बे नहीं, अपने पास एक अच्छी केमिस्ट्री की इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। फार्मेसी के लिए ये टॉप 10 में आती है एशिया में टॉप 10 में रहती है। ठीक है, तो वैसा इससे इधर से मैं अभी PhD कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत सी बार ऐसे भागते रहता हूँ। ठीक है, वैसे लेक्चर के बाद में भागता हूँ ना, जो मतलब जनरली मैं ऐसे दोपहर का लेक्चर लेता नहीं हूँ, ये एक ही दिन में दोपहर का लेक्चर रहता हूँ, तो मैं लैब में रहता हूँ वैसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो अभी क्या मतलब और क्या, अभी टाइम पास और नहीं, इतना ही है। ठीक है, ओके। अब लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बाद वाला पार्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे सब जन। ठीक है, ओके। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। सब जन जरा अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ, देखो। स्कैंडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ये ट्रिक अभी जो बता रहा हूँ वो 21 से 29 तक ही अप्लाई होती है, उसके आगे नहीं। ठीक है, तो कैसे करने का सब जन, पहले लिखने का आर्गन, उसके बाद इस नंबर को उल्टा करने का, 21 को उल्टा करूंगा तो 12, फिर लिखने का 3D1, चलो सीधा ही लिखो 4s2 3D1। ठीक है, काउंटिंग बताता हूँ। आर्गन के आउटर मोस्ट में रहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख के दिखाओ क्या? लिख देता हूँ फिर भी एक बार, देखो भाई 21 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ऐसा रहता है। 21 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर तुम लोग इसके पहले देखोगे ना, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन में रहते हैं। तुम लोगों को होमवर्क में दिया है ना, आर्गन कर लेना 18। ठीक है, 20 19 18 वो करोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इधर तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? आर्गन। उसके बाद 21 का 4s2 3d1। ये ट्रिक 21 से 29 तक कोइंसिडेंटली काम करती है, बाकी और किधर करने वाली है क्या? नहीं। मतलब अगर अभी मैं तुम लोगों को बोलूं टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, तो कैसे लिखोगे? आर्गन
4s2 3d। ए समझे क्या? ओके ए इधर तुम लोगों को बक्से बनाने हैं, सॉरी डी में कितने बक्से? 5। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, पहले में जाएगा, समझा? बात करता हूँ। स्पिन कितना आएगा? हाफ, ठीक है। एंड मल्टीप्लिसिटी 2s+1, ठीक है। कितना? 2, डबलेट। चेक करना है एक बार, ये कर लोगे ना खुद से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखाया था ना पहले भी, वो भी कर लेना, ठीक है। टाइटेनियम में 3d2 कितने बॉक्स? डी में कितने बॉक्स? 5। कैसे भरने का इलेक्ट्रॉन? हाँ एक एक अनपेयर्ड, समझ में आ रहा है? ओके इसके बाद टाइटेनियम के बाद आते हैं वनेडियम। 23 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ भाई क्या लिखेंगे? आर्गन, बताओ। हाँ 4s2, वेरी नाइस। 3d3 कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3, ओके। तो 1 2 3, ठीक है। अब अच्छे से देखना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर 3-4 बार क्वेश्चन आके गया हुआ है। क्रोमियम 24 क्या रहना चाहिए? आर्गन 4s2 3d4, ओके। चार। ये स्टेबल है क्या? नहीं है ना। स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक ही। किधर से जुगाड़ हो सकता है क्या? कहाँ से? हाँ अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो। ओके नहीं। अब बता सकते हो किधर से जुगाड़ हो सकता है क्या? कहाँ से हो सकता है? 4s से। ए समझ में आ रहा है? तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहनी चाहिए 4s2 3d4, बट क्रोमियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कराता है, समझे? जंप कराने से ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अभी कितने बन गए? 4s1 3d, ये समझे? एंड अब मुझे बताओ क्रोमियम स्टेबल बना कि अनस्टेबल बना? तो क्रोमियम 3d4 रहता है कि 3d5 रहता है? 3d5 रहता है। ये देखो बे, दिस इज ऑब्जर्व्ड, सॉरी ऑब्जर्व्ड नहीं, दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस वन इज ऑब्जर्व्ड। इसमें कुछ उल्टा हो रहा है। मैंने क्या बड़बड़ की, समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये स्टेबल बनने के लिए अपना खुद का इलेक्ट्रॉन ये कैसे लेके जाता है? ये हम लोग लेके जाने बोलते हैं कि उसको नेचर में वो खुद करता है, ये नेचर में मिलते हैं ना बे, तो नेचुरली अकरिंग में ये ऐसे खुद से करता है, समझा? पक्का? ओके तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ में आ रहा है? इसमें तुम लोगों को अगर पूछा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो तुम लोग क्या लिखोगे? 4s2 3d4 लिखोगे क्या? क्या लिखने का? 4s1 3d5। अब मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ क्रोमियम? वापस करो, व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ क्रोमियम? रॉन्ग, हाँ रॉन्ग। रैंडम नंबर्स मत फेंको बे। तुम मल्टीप्लिसिटी बता रहे हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बता रहे हो क्या? तो स्पिन कितना है? टोटल स्पिन 3। टोटल स्पिन कितना है इसका? 3। ए गधो, टोटल प्लस हाफ, इसको बोल रहे हो तुम लोग, समझे क्या? अरे आंखों के सामने था, ऐसे भी नहीं कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ कि बना नहीं रहा हूँ ना। तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया? 6/2 मतलब कितना हो गया? +3, समझा? पक्का? ओके लिख दो। हाँ और अभी और एक एक्सेप्शन है जो तुम लोग खुद से ढूंढ के निकालोगे, ठीक है? तो क्रोमियम के बाद मैंगनीज 25, Fe 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। ए हाँ भाई सुनो, ट्रिक इज एप्लीकेबल फ्रॉम 21 to 29, 30 के लिए मत करना, समझा? वो उधर कॉपर तक पहुंच जाओगे तो इसमें और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करने समझ में आ जाएगा खुद से, वो देख लो एक बार, ठीक है? ओके दूसरा एक्सेप्शन कहाँ पे मिला तुम लोगों को? कॉपर में मिला, वेरी नाइस। अब कॉपर अगर तुम लोग देखोगे तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन, बातें बंद,
4s2 3d9, तो ये 3d9 है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम है ना पे स्टेबिलिटी के लिए. तो व्हाट विल हैपन, वन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम s to d and will have 4s1 3d10. समझे? ये बाद में इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बना लोगे ना, वो बॉक्सेस बना लोगे, आ जाएगा ना, सबको आ रहा है ये, समझा ये? ओके. नेक्स्ट जिंक कैसे होगा, 4s2 3d10, खत्म हो जाएगा ना पे वो 4s2 3d10 फॉलोड, पक्का. ओके. नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक नेचर. हेडिंग लिखो बे, मैग्नेटिक नेचर. देखो बे, नेचर में दो टाइप की चीजें रहती है. एक रहती है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक substances, they are weakly attracted by मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब ये मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं वो समझते हैं. देखो भाई, अगर मुझे किसी चीज को मैग्नेटिक बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वायर लेता हूँ. ये देखो भाई, वायर में ऐसा है, अगर ऐसा सीधा करंट पास कर रहा हूँ, बातें बन गई यहाँ पे. देखो, अगर वायर में से ऐसे सीधा करंट पास कर रहा हूँ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है क्या? नहीं होती, मतलब थोड़ी सी होती है, बहुत कम. मुझे अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉइल करेंगे. वेरी नाइस, जिस किसी ने बोला इसको करने का कॉइल, इसे क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड. सुना है ये कभी? ओके. अब जब कभी हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल्स को, करंट में चार्ज पार्टिकल रहता है, फ्लो ऑफ चार्ज करंट, जब कभी हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल्स को ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है. समझ पा रहे हो? यहाँ पे वो उसको ध्यान देने बोल. तो ये ऐसे गोल गोल अगर घूमेगा तो चार्ज जनरेट होगा, मतलब चार्ज रोटेट करेगा, एंड जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. बट अगर मैंने किसी एक वायर को ऊपर से भी ऐसे छोड़ा और नीचे से भी ऐसे, दोनों साइड से करंट छोड़ा, समझ में आ रहा है, तो शॉर्ट सर्किट होता है. ऐसे अज्यूम करते कि नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड ऐसे एक चार्ज घूमने लग गया. अब ऊपर वाला करंट, नीचे वाले करंट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे. समझ में आ रहा है? दोनों करंट कैंसिल हो गए तो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा क्या? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का. ओके. तो अगर चार्ज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. बट अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आया जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है? एक तो ऐसे घूम सकता है, इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, या फिर ऐसे घूम सकता है, इसे क्या बोलते हैं. अगर सिर्फ क्लॉकवाइज है या फिर अगर सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है. बट अगर इसको कैंसिल करने वाला एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का. तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या अनपेयर्ड चाहिए? अनपेयर्ड चाहिए. पेयरिंग होगी तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, बट अगर एक ही अनपेयर्ड रहेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. समझा? तो पैरामैग्नेटिक विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. वेरी नाइस, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. समझे? एंड दूसरे नेचर की चीज रहती है डायामैग्नेटिक. क्या बोलते हैं उसको? डायामैग्नेटिक, जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. जो चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी वो मैग्नेट से क्या होगी, रिपेल होती है. ठीक है. दीज सब्सटेंसेज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे फिर, पेयर्ड या अनपेयर्ड? दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये समझे क्या? दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब तुम लोगों ने कभी किसी चीज को मैग्नेट से रिपेल होते हुए देखा है? अब सेम पोल वाले मैग्नेट को नहीं है, किसी चीज को, मतलब देख मैग्नेट की तरफ आयरन अट्रैक्ट होता है, चिपक जाता है, वो देखा है तुम लोगों ने.
कोई चीज़ मैग्नेट से दूर जाते हुए देखिए कभी? नहीं देखा है, क्योंकि रिपल्शन बहुत वीक रहता है। देख मैं या फिर हम लोग मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्या बे? सो वी आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, बट रिपल्शन बहुत वीक है। तो अपने को कभी फील होता है क्या? इसको अगर अज्यूम देखना है तो क्या करने का, पानी के ऊपर एक थर्माकोल लेने का, थर्माकोल के ऊपर एक स्टिक लगाने की, माचिस की स्टिक, समझ में आ रहा है? अब स्टिक, माचिस की स्टिक, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है कि रिपेल होती है? रिपेल होती है। तो उसके पीछे मतलब अट्रैक्ट तो नहीं होती ना बे, अट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए। फिर उसके पीछे मैग्नेट लेके जाने का, वो स्टिक भागना स्टार्ट करती है। पानी के ऊपर क्यों? बिकॉज वो फ्रिक्शन बहुत कम है ना बे, एंड अपना थर्माकोल फ्लोट हो रहा है, तो भागने लग जाएगी। भाग क्यों रही है? बिकॉज वो रिपेल हो रही है। बहुत आराम से लेके जाए, ऐसे डायरेक्ट धक्का दोगे तो जाएगा नहीं, थोड़े डिस्टेंस पे लेके जाने का, वो अपने आप दूर जाना स्टार्ट होती है। वापस पीछे लेके जाओगे दूर जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गए? ओके। अब इसमें अपने को और एक चीज पढ़नी रहती है, मैग्नेटिक मोमेंट। लिखो भाई हेडिंग, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मोमेंट मतलब मोमेंटम। ठीक है, कितना मोमेंटम है उसमें अट्रैक्ट करने का। ठीक है, जिसे दिखाया जाता है सिंबल म्यू से। म्यू सुना है ना? म्यू फ्रिक्शन के लिए यूज होता है वो। इसका फॉर्मूला तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n plus 2, where n is number of unpaired electrons, where n is number of unpaired electrons। ठीक है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना म्यू ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए तुम लोगों को बहुत दिक्कत लगेगी। ठीक है, बट इसके एक ट्रिक है जो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, बट पहले जरा सा देख लेते हैं। देखो भाई, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का रहता है 21। ठीक है, पहले 30 एलिमेंट्स तक तुम लोगों को एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए थोड़े बहुत। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने का? आर्गन, ठीक है, 4s2 3d1, समझा? ओके। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? एक है। ओके, तो n की वैल्यू कितनी बनेगी? 1। n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n plus 2, विच इज अंडर रूट ऑफ 1 into 1 plus 2, 1 plus 2, 3 into 1 3, रूट ऑफ 3, रूट 3 कितना होता है? 1.73, समझे? 1.73। इसका यूनिट रहता है bm। क्या रहता है? bm। bm का फुल फॉर्म रहता है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये फॉर्मूला अप्लाई करने आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक भी है जो अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ये लिख दो। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम में ये पूरा चैप्टर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट विद पीरियोडिक टेबल। तब तक सीटी लेवल के सारे क्वेश्चंस, अभी लास्ट टाइम तो 60 दे दिए थे ना, 90 सब दे दिए थे। हाँ, तो ठीक है, तो तब तक सीटी लेवल के सारे हो जाने चाहिए। एंड जेई के क्वेश्चंस आज मैं होमवर्क दूंगा। पहले मैं सिलेक्ट करके इजी वाले दूंगा, फिर बाद में डिफिकल्ट वाले दूंगा। ठीक है, हाँ, और होमवर्क का रूल एकदम सिंपल, डेली 15 क्वेश्चंस। ठीक है, सीटी के 90 हो गए क्या बे? 6 दिन तो हो गए सीटी का होमवर्क देके, 90 हो गए। हाँ, बीच बीच का नहीं दिया था। ओके, तो अभी सारे के सारे जो भी बाकी है सारे के सारे 90 हो जाने चाहिए। ठीक है, और 2 दिन ले लो, मतलब 60 तो हो गए रहेंगे ना, अभी तक 60 हो गए रहेंगे, और 2 दिन 30 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लेक्चर में सीटी के सारे 90 क्वेश्चंस चेक करूंगा, और फिर आज एक्स्ट्रा का होमवर्क दूंगा जेई का। ठीक है, तूने नहीं किया है क्या भाई? 90 2 दिन में करना है, 45 जेस किसी का बाकी रहेगा तो भाई 2 दिन में 45 कर लो, मुझे नहीं पता। ठीक है, बाकी फिजिक्स मैथ्स मत पढ़ो 2 दिन। बोहर मैग्नेटॉन
क्योंकि जनरली एक या दो रहेंगे तो वीकली अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। स्ट्रांगली वालों को फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, आयरन जैसा ना, तो फेरोमैग्नेटिक वो अपने को अभी पढ़ना नहीं है, तो वो अलग कैटेगरी है। चलो अब इसकी ट्रिक समझ लो बे। ट्रिक मतलब सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं। देखो एग्जाम में तुम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए ये ट्रिक पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यू, ठीक है, ध्यान दो। व्हेन ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर, इसका आंसर कितना आता है √3। √3 का आंसर कितना रहता है 1.73। व्हेन टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, करो भाई इसका आंसर रूट में कितना आएगा, गलत 8। अरे आता है कि नहीं, n की वैल्यू 2 + 2 4, 4 × 2 8, तो √8 बराबर √8 का आंसर आता है 2.82, ठीक है। बाद में 3 के लिए करो, वेरी नाइस। 3 के लिए किया √15, ओके, तो √15 आएगा। 15 ये किसके रूट के नजदीक, मतलब परफेक्ट रूट के नजदीक है, 16 के मतलब 4 के नजदीक है, तो 4 से थोड़ा सा छोटा, तो 3.87 लिखते हैं, चलेगा। 4 के लिए बताओ, √24 किसके रूट के नजदीक है, 5 के रूट के नजदीक है, तो 5 से थोड़ा छोटा 4.90, चलेगा। देन 5 रूट किसका 36 के नजदीक है, तो 36 मतलब 6 से थोड़ा छोटा 5.92, चलेगा। 6 रूट ऑफ 48 आ रहा है क्या, 49 के नजदीक मतलब 7 के नजदीक, तो 6.94, ये समझे, ओके। अब इसमें ट्रिक क्या है, देखो भाई अपने को कैलकुलेट नहीं करना है, ये तुम लोगों को अगर करेक्ट आंसर लग रहे रहेंगे तो शायद से इसमें एक हाथ दो तो रॉन्ग है, कि मैंने ठोक दिया नंबर ऐसे ही, मतलब मैं रट के नहीं आया और समझ में आ रहा है ये वाले, ठीक है। इधर तक कैलकुलेट किया, इसके बाद वाला जो है वैसे मुझे जो नंबर अच्छे लगते थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाता हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हाँ सच्ची, क्योंकि अपने को एग्जाम में कैलकुलेट करना है क्या, अपने को MCQs करना है, समझा। अब MCQs में तुम लोगों को ऑप्शन रहता है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया तो 1.7 के ऊपर का नंबर, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आया 2.7 के ऊपर का नंबर, 3 आया तो 3.7 के ऊपर का, 4 आया 4.7 के ऊपर का, 5 आया 5.7 के ऊपर का, 6 आया 6.7 के ऊपर का, समझे। अगर इंटीजर टाइप आया उसमें राउंड ऑफ करना रहता है, तो 1.73 का राउंड ऑफ, तो 1 के लिए 2, 2.8 का राउंड ऑफ, 2 के लिए 3, 3.87 का, तो 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6, 6 के लिए 7, समझा ट्रिक क्या है MCQs में, ठीक है। ये सिंपल है, चलो लिख दो, फिर 2-4 क्वेश्चन करेंगे। क्या, तो वही तो इंटीजर टाइप उसको ही बोलते हैं, राउंड ऑफ करने का, उसमें राउंड ऑफ रहता है। हाँ बट इसमें से 2-4 वैल्यूज तो मतलब करेक्ट है, एकदम एग्जैक्ट वाली है, मतलब पहले 2 एकदम एग्जैक्ट है, उसके बाद भी 1-2 कुछ तो अच्छी वाली करेक्ट है मुझे जो याद रहती है, बाकी सब ठोकी हुई है, ठीक है। लिख कुछ नहीं, लिख जल्दी लिख, तेरे बाजू वाले का लिख के हो गया, तू क्या कर रहे हो। अच्छा समझा मेरे को भी जरा क्या, मैं मतलब क्या ही समझना था इसमें, आप समझो, आप बोल रहे थे। अच्छा हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है, अभी ज़रा ध्यान देंगे सब जन। क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+, ज़रा समझो भाई, ठीक है। नहीं Fe3+ के पहले Fe2+ एंड Fe3+, इसके लिए भी ट्रिक है, ध्यान दो।
ये पूरा टॉपिक ट्रिक से भरा हुआ है, मस्त है एकदम, ठीक है। बट ट्रिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके आती है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें अप्लाई करोगे तो आएगी, डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, ध्यान दो। अब Fe का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आर्गन 4s2 3d6, ये याद है ना बे, 26 को 26 लिखने का। ओके, Fe 2+ है ना। अब Fe 2+ मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, देख इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +4 जाएगा, इतना आता है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है कहाँ से निकालूँ, 3d से या 4s से। वेरी नाइस, क्यों बे, क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, गलत। हाँ यस, करेक्ट बोला। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो कहाँ से निकलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूं, फोर्थ में से निकालते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये 3d यहाँ पे थर्ड शेल में, एंड ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे बाहर पड़े हुए हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, बाहर से निकालना। तो हमेशा पहले कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बाहर वाले, फिर बाद में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के। मैंने क्या बड़बड़ की समझा, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, 4s से, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4s 0, कुछ बचा ही नहीं, एंड 3d 6, समझे। तो ये बन गया 3d 6, 3d 6 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4। वेरी नाइस। देखो भाई, पहले कैसे भरने का, 1 2 3 4 5, बाद में 6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4। 4 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट 4.7 के ऊपर का, समझा। Fe3+ तुम लोग करोगे, मैं करके दिखाऊं, कर लोगे। ओके, बट इसके लिए ट्रिक भी है, वो देख लो अभी इसकी ट्रिक। आयंस, अगेन दीज ऑल ट्रिक्स आर एप्लीकेबल फ्रॉम 21 to 29, ठीक है। ओके, अब देखो भाई, Fe3+ डायरेक्ट कैसे निकाले, 2+6 26 है ना, 2+6 8, 8 - 3 5, डायरेक्ट लिखने का, आर्गन 3d5, 3 निकाल दिया, निकल गए, समझा क्या किया। 26 को 2+6 8, 8 - 3 5, 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे ना भाई, निकाल दिए, हो गया 3d5। कहाँ तक एप्लीकेबल, 21 to 29, बात खत्म, समझे। तो अभी 10-12 एग्जाम्पल, मतलब 2-4 एग्जाम्पल तुम लोग करोगे, चलेगा, करो, ये लिख दो, फिर मैं बता रहा हूँ। फाइंड magnetic moment of A Mn2+, B Mn3+, C Ni2+, 2+ नहीं लेते, 3+, D क्रोमियम 6+, E कॉपर 2+, F ABCDEF टाइटेनियम 3+ एंड EFG ना, हाँ G स्कैंडियम 3+ एंड H वेनेडियम 4 नहीं 3+, चलो वेनेडियम 3+, ठीक है। बस एटॉमिक नंबर भी लिखा है ना ऊपर, कर लो ना, काउंट कर लो ना खुद से। एक कभी कभार 29 तक, मतलब 30 तक एटॉमिक नंबर दिए नहीं रहते, तो इनका खुद से तुम लोगों को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा ऊपर भी लिख के दिए ना, वो करो, ये वाला ना, क्या मतलब आंसर 21। चलो अब मैं पहले 2-4 करके दिखा रहा हूँ, बाकी के तुम लोगों को ही करना है। नाउ इन केस ऑफ मैंगनीज, एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज इज 25, ठीक है। 25 तो 2+5 7 - 2 5, तो डायरेक्ट लिखने का 3d5। डी में कितने बॉक्सेस बनाने के, 5। पहले इलेक्ट्रॉन अनपेड फिल करने का, भूलना मत, ठीक है। तो 1 2 3 5, ठीक है, 4 5, तो आंसर कितना आएगा 5.7 के ऊपर का, ऊपर लिख के दिया हुआ है 5.92 फॉलोड। अब तुम लोगों को दिक्कत आई रहेगी क्रोमियम में शायद से, ठीक है। क्रोमियम 24 6+ बराबर 2+4 6, 6 - 6 3d 0 हो गया, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स।
नो अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब डायामैग्नेटिक, समझा? ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, तो ये डायामैग्नेटिक है। क्यों वो समझा, एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पक्का ना? ओके तो यहाँ पे 3D 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, म्यू 0, म्यू 0 मतलब डायामैग्नेटिक, ठीक है। बाकी सारे पैरामैग्नेटिक है बट ये डायामैग्नेटिक हो गया, ये भी तो कैटेगरी पढ़ाई है। बाकी तुम लोग करोगे और किसी में डाउट रहेगा तो पूछ लो। स्कैंडियम में एक 0 आएगा भाई, स्कैंडियम 3+ है ना, वो 0 आएगा, तो वो भी डायामैग्नेटिक है, समझा? कर पाओगे ये, पक्का? लिख दो। चलो भाई एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 1 बजे मिलेंगे, 6 मिनट में मिलते हैं, ठीक है? 6 मिनट का ब्रेक, किसी को अगर फ्रेशन अप होना है खोलो। एंड 1 बजे सब्जेक्ट डॉट यहाँ पे रहने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, Pauli's exclusion principle, देखो थर्ड वन इज Pauli's exclusion principle। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग ने पहले ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल देखा, फिर हर्ट्ज रूल देखा, अब Pauli's exclusion principle, ठीक है? इसमें स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करो। No two electron in an atom. No two electrons. No two मतलब 2. No two electrons in an atom. No two electrons in an atom can have all 4 quantum numbers. Can have all 4 quantum numbers same. No two electrons in an atom can have all 4 quantum numbers same. ठीक है? अब इसका मीनिंग सेम, हाँ ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2, जिसमें s ऑर्बिटल में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, n l m एंड n, देखो भाई एंड s, ठीक है। अब हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, कौन से ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट, n मतलब ऑर्बिट या फिर शेल, याद है? तो ये फर्स्ट में है। इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन भी कौन से ऑर्बिट में है? ओके तो ये 2 सेम हो गए। नेक्स्ट, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर है? एस सबशेल मतलब एल की वैल्यू 0, पता है ना? ओके इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? एस ऑर्बिटल में ही है। एस ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू 0, भूल गए, ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता, चलता है अब, ठीक है 0, एक बार रिवाइज कर लेना। एस ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू भी क्या रहती है? 0। तो ये तीनों क्वांटम नंबर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के सेम है। अब लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है? +½ है, ओके एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन का कैसा है? अब मुझे बताओ चारों के चारों सेम है क्या? मिनिमम 3 सेम रहेंगे तो चलता है, बट लास्ट वाला तो डिफरेंट रहने ही वाला है। ये समझ में आ रहा है? कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं रह सकते। अगर सेम हो गए मतलब वो सेम इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है लिख दो एग्जाम्पल, बस इतना ही है, इसमें और कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आते, इतना ही होता है, ठीक है लिख दो। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले नोड, क्या पढ़ने वाले? नोड, ठीक है। हो गया, अभी भी छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी है, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म, 1 घंटे में हो जाएगा। नोड देखो भाई, डेफिनेशन लिखो, द रीजन इन स्पेस, द नहीं हुआ है, लिखो ना, डेफिनेशन हुई है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। क्या आता है तुम लोगों को, बताओ मुझे सालो। 3p में कितने नोड्स रहते हैं? हाँ वाह, वो इलेक्ट्रॉन रहते 6, ठीक है। नहीं पढ़ा है, मेरे को पता है मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं, देखो हाँ नहीं तो द रीजन इन स्पेस, द रीजन इन स्पेस, द रीजन इन स्पेस where probability of finding an electron, the region in space where probability of finding an electron, where probability of finding an electron
becomes zero is called as node, ठीक है। इसके 3 टाइप है। पहला है एंगुलर नोड, एक्सप्लेनेशन बाद में होगा। एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज गिवन बाय L। दूसरा रहता है रेडियल नोड, जिसका नंबर दिया जाता है n-l-1। तीसरा रहता है टोटल नोड, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होगा, ये जस्ट लिख के दे रहा हूं। टोटल नोड इज एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है बे? L। रेडियल नोड का क्या है? n-l-1। L कैंसिल आउट हो गया ना, एक प्लस L एक माइनस L कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है? n-1, ठीक है। अब इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पहले ये लिख दो। ठीक है। अब फर्स्ट एंगुलर नोड, देखो भाई, नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल s ऑर्बिटल बराबर। अब इसमें किधर भी तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 दिख रही है क्या? नहीं, इसमें हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है। ये क्लाउड नेचर एंड ऑल याद है ना। तो s ऑर्बिटल में तुम लोगों को कोई भी नोड दिख रहा है क्या? तो नंबर ऑफ नोड इज 0 एंड s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू भी 0, तो एंगुलर नोड भी 0। इसमें एंगुलर नोड रहता नहीं है। वापस दूसरे ऑर्बिटल में और अच्छे से समझिएगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल में नोड दिख रहा है। ओके, कहाँ पे दिख रहा है? बीच में। नोड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, वहां पे बीच में कुछ भी नहीं है, तो वो नोड हो गया। समझा? कितने नोड है? एक है। एंड p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू भी 1, याद है ना ये? ओके, एंड इसके लिए एंगुलर नोड भी कितने बन गए? 1। d ऑर्बिटल, इसमें नोड दिख रहे हैं क्या? कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। वेरी नाइस। तो d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड समझ में आ रहा है, जो ऐसे ऐसे सीधे लाइन में रहता है, उनको बोलते हैं एंगुलर नोड, ठीक है। अब यहाँ पे L की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए 2 एंड एंगुलर नोड भी कितने हैं? 2 है। f ऑर्बिटल ऐसा कुछ रहता है, 4 ऑर्बिटल ऐसे आगे रहते हैं एंड 4 ऑर्बिटल ऐसे पीछे रहते हैं, याद है? 4 ऑर्बिटल ऐसे पीछे रहते हैं, दिखेंगे नहीं उतने अच्छे से, पीछे रहते पड़े हुए। समझ पा रहे हो कुछ? इसमें कितने नोड्स हैं? 3 है। कहाँ पे 3 है बे? एक ऐसा सीधा, एक ऐसा एंड एक ऐसा अंदर से है, जो अंदर से डिवाइड कर रहे हैं। कितने नोड्स हैं? 3 है। ये बनाने की वैसे जरूरत नहीं, सिर्फ नाम लिखना है f ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें L की वैल्यू 3, तो एंगुलर नोड भी 3। ये समझे क्या? पक्का लिख दो फटफट। हाँ, n-l-1, तो फाइनली n-1। हाँ ओके। ठीक है, आगे बढ़े। अब रेडियल नोड जरा ध्यान देंगे। देखो भाई, हमारा s ऑर्बिटल हाँ, बाय द वे ऑर्बिटल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ विच नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वेव नेचर, याद है ना सबको? ओके। अब देखो भाई, रेडियल नोड, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ऐसे वेव्स बनाते, मतलब क्लाउड बनाते हैं। अब सबसे ज्यादा क्लाउड में इंटेंसिटी कहाँ पे रहती है बे? सेंटर में। तो ऐसे सेंटर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एंड इधर से जरा जरा दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगी। एक पॉइंट के बाद बहुत कम हो गई। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है बे? s ऑर्बिटल। अगर ये फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है तो इसको क्या बोलने का? 1s। ओके।
अब 1s के बाद दूसरा 2s आएगा। अब देख बे, अगर दो वेव्स है, ये 1s की वेव एंड ये 2s की वेव, दोनों अगर ऐसे सेम टू सेम रहेंगे तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे एंड दोनों ओवरलैप करके एक बड़ा बादल बनाएंगे। तो ऐसे उनमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या हम लोग? तो एक्चुअल में एटम में ऐसा नहीं होता। अगर 1s की वेव ऐसे ऊपर है तो 2s की वेव ऐसे, ये दोनों के बीच में कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे बीच में वेव बनती है क्या? नहीं बनती। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव एक दूसरे को मार देती है, काट देती है। समझ में आ रहा है? तो एक दूसरे को काट देंगे, तो एक दूसरे को काटने के बाद कुछ बचा क्या वहां पे? नहीं बचा, बराबर। तो बीच में देखो भाई, 1s के वेव के अपोजिट नेचर का वेव बनाती है 2s के ऑर्बिटल्स। ये समझ पा रहे हो? इसका कलर चेंज करने का रीजन समझ में आ रहा है कि क्योंकि इसकी वेव 1s के अगर ऊपर है तो 2s के ऐसे नीचे से है, अपोजिट नेचर। एंड फिर बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा, ठीक है। फिर बाद में वापस जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, तो वापस कम होने लग गए, और दूर जाऊंगा तो एकदम कम हो जाएंगे एंड 2s ऑर्बिटल एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा बे? खत्म हो जाएगा। अब 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 3s। हम लोग s की बात कर रहे हैं, 2s के बाद 2p आता है, बट अभी हम लोग s में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर 2s के बाद s ऑर्बिटल आया 3s का, ठीक है। अब 3s में कैसे होगा बे? वापस 2s और 3s की वेव अगर सेम रहेगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे, बड़ा बादल बन जाएगा। अपने को डिस्टिंग्विश करना है ना बे, तो वापस उसका नेचर अपोजिट रहेगा। तो देख बे, 1s की वेव ऐसे ऊपर, 1s की वेव ऐसे ऊपर, 2s की वेव ऐसे, तो वापस 3s की वेव ऐसे। समझा? ओके। तो वो 3s बाद में, मतलब छोड़ दो, नहीं बनाएंगे अब। बट उसी बदले 1s और 2s ये जहां पे मिल रहे हैं वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन रहने वाला है क्या? क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है? ओवरलैप, मतलब कैंसिल कर दिया है ओवरलैप होके। ये समझे क्या? तो ये बीच में जो उसके रेडियस के अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको बोलने का रेडियल नोड। ये समझा? रेडियल नोड कहाँ पे रहता है? दो ऑर्बिटल्स के बीच में, 1s एंड 2s के बीच में एक। समझा? तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियल नोड। ये समझ पा रहे हो? तो 2s ऑर्बिटल में देख बे, 1s में कितने रेडियल नोड्स हैं? 1s में कितने रेडियल नोड्स हैं? एक भी नहीं है, 1s का तो गोला अंदर है। 2s में कितने हैं? एक है। अब इसको फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है बे? n माइनस एल माइनस 1। किस में निकाल रहे हैं हम लोग? 2s में। समझे? अब 2s में n की वैल्यू 2, s के लिए l की वैल्यू -1, 2 - 1, एक रेडियल नोड। फॉर्मूला समझा? पक्का? ओके। इसकी डायग्राम मैंने लास्ट टाइम आई गेस दिखाई थी मोबाइल पे, ठीक है। वापस एक बार देख लो। देखो भैया, कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। अब ये पहला s ऑर्बिटल 1s, इसमें अगर 2s कर दूं तो बीच में दिख रहा है रेडियल नोड, उसके सर्कल के अलोंग, मतलब ब्लैक डार्क बॉडी। पक्का? ओके। तो 2s में कितने रेडियल नोड? एक। 3s में कितने रेडियल नोड? दो, क्योंकि ये ऊपर वाला एक और अंदर का पहले से है ना बे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? दो। बाद में 4s में 3, 1s और 2s के बीच का एक, 2s 3s के बीच का एक, 3s 4s के बीच का एक। कोई भी दिक्कत? ओके। अब उसी बदले 2p की अगर मैं बात करूं, 2p में कितने रेडियल नोड? 2p पहला p ऑर्बिटल है, कुछ रेडियल नोड आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ये देखो बे, 2p में ये बीच में दिख रहा है, ये रेडियल है क्या? ये स्ट्रेट लाइन वाला नोड है। स्ट्रेट वाले को क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। अब 2p के बाद क्या आता है? 3p। सिर्फ p, s में सिर्फ s, p में सिर्फ s बात कर रहे हैं, ठीक है। 2p के बाद आएगा 3s। 3s में दिख रहा है पोकीबॉल जैसा, ऐसे बीच में वो लाइन। पक्का ना? वो दिख रहा है ना वो सर्कल, ये दिख रहा है सर्कल बीच में सबको। तो ये क्या बन गया? रेडियल नोड। ये समझे? तो 3p में कितने रेडियल नोड्स हैं? एक है। 3p में एक सर्कल दिख रहा है, एक ही सर्कल 3p का। 2p में कोई रेडियल नोड था क्या? क्योंकि वो पहला p ऑर्बिटल है। बट 2p के बाद जो 3p आएगा वो एक रेडियल नोड बनाएगा। 3p के बाद जो 4p आएगा वो दो रेडियल नोड बनाएगा। फॉलोड? पक्का? नेक्स्ट
ये कौन सा है, ये कौन सा है बे, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में तुम लोगों को 2 लाइन दिख रही है पक्का, ओके। वो 2 लाइंस कौन सी है, एंगुलर नोड। ये पहला डी ऑर्बिटल है। पहला डी ऑर्बिटल कौन सा रहता है, 3D। थर्ड शेल में पहला डी ऑर्बिटल रहता है। होमवर्क अगर अच्छे से किया रहेगा तो याद रहेगा 3D। अब 3D के बाद 4D जब आ रहा है तो दिख रहा है बीच में सर्कल। ये देख अभी ये बादल बहुत कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं ना बे, मिक्स होना थोड़ा अच्छा खासा स्टार्ट हो गया, दिख रहा है वो अच्छी खासी मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा स्ट्रक्चर, आखिर बादल है ना बे, तो इतने डिफिकल्ट अगर अलग अलग शेप बनाएंगे तो एक दूसरे में थोड़ा सा मिक्स होना स्टार्ट होता है। समझा पक्का, ये मैंने क्या पढ़ाया समझा। 2-4 एग्जाम्पल करोगे, जल्दी करो। क्वेश्चन इज फाइंड angular node, radial node and total nodes in 1s, 2s, 5s, 3p, 4p, 7p, 5d, 6d, 8d, 9f, मेरी मर्जी, HIJK L, बिल्कुल L, 6f, 5f L, MN, 8h, 7G। जी आते हैं क्या 7 में, क्या पता, F के बाद ही जी आएगा ना, हाँ जी बराबर आता है हाँ नहीं, हाँ SPDFG बराबर, ये पता है ना नाम, SPDFG H ऐसा था, ठीक है करो। कोई ऐसे अजीब हंस रहा है क्या, कुछ ऐसे ऐसे आवाज आ रहा था कुछ, ना कुछ तो ऐसे अजीब आवाज आया ऐसे हंसने जैसा कुछ तो। हाँ और देखो भाई, एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम ऐसे कुछ दिखता है, हाइड्रोजन एटम। हाँ वो बाद में कभी खेलेंगे, मस्त गेम है, रुको वो मुझे 12th वाले बच्चों ने बताया था। हाँ देखो भाई, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखते हैं 1s1, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन s में घूमना चाहिए, बट ऐसे घूमता नहीं है। वो s के साथ कहाँ पे जाता है बे यार, वो s के साथ कहाँ पे जाता है, 2s में भी जाता है, हाँ नहीं पता, वही तो क्वांटम केमिस्ट्री आज तक जिसने पढ़ा है उसको भी नहीं समझा है, जिसने पढ़ा है उसको भी नहीं समझा है, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसका अपने पास रीजन है क्या, नहीं, बट हम लोग इतना बोल सकते हैं कि भाई हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मिलने की है, 1s में है, दिख रहा है 1s में एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है। हाँ वो बीच वाला न्यूक्लियस है, उधर किधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो रेड वाला न्यूक्लियस है, समझ में आ रहा है, बट न्यूक्लियस के बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, बट फिर बाद में वो ज्यादा करके कहाँ पे मिल रहा है, 1s में मिलने के बाद थोड़ा सा, सॉरी ज्यादा करके नहीं, थोड़ा सा किधर मिल रहा है 2s, तो इसलिए यहाँ पे सब गेम प्रोबेबिलिटी का है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन 1s, बट वो 2s में जाने के चांसेस है कि नहीं है एक्चुअल में जाता भी है, समझे। अब वो जाने का रीज़न इतना कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है, लाइट है, लाइट में एनर्जी है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड फिर क्या कर सकता है, एक्साइटेशन क्या कर सकता है, अरे पढ़ा था ना बे हम लोगों ने 2 में नहीं, वो 3, 4, 5, 7 हमफ्रे याद है वो हम्फ्री सीरीज, लाइमन सीरीज, पाशन सीरीज, तो एक्साइटेशन होता है,
तो भाई वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले शेल में चला गया, क्या फर्क पड़ रहा है, जाता है, इतना क्या। बोर्स ने बोला वो भी गलत थोड़ी ना, करेक्ट है, बोर्स थ्योरी में पढ़ा था वो, समझे, तो जा सकता है, समझे। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 1s बट इट कैन गो टू 2s, समझा। ओके चलो लिख दो। ये घर पे जाके सॉल्व करते बैठना, मैं लास्ट वाले 2 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो H, नहीं तो बहुत टाइम लगा दोगे, H 8H, ठीक है। 8H में अगर तुम लोगों को एंगुलर नोड निकालना होगा तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या रहता है, L, देखो बे S P D F G H, ये 0 1 2 3 4 5, इसका L कितना आएगा 5, सो हाउ मेनी एंगुलर नोड्स आर देयर 5, समझे, तो ये 5 रहेंगे। एंड रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या रहता है, n माइनस एल माइनस 1, तो 8 माइनस L कितना आया, L कितना आया भाई इसका 8, क्या समझा ना, L कितना है H ऑर्बिटल का 5, तो 8 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, 8 माइनस 6 2, तो हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर देयर 2। ये ऐसे घर पे कर पाओगे पक्का, ये सब कर लोगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं देख लूंगा, ठीक है, होमवर्क, ठीक है, अभी तक लिख के भी नहीं हुआ, लिखो पहले क्वेश्चन लिखा करो फिर बाद में सॉल्व किया करो। वेव मैकेनिकल मॉडल भी स्टार्ट करना है इसलिए लास्ट, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, बट कुछ ग्राफ्स है जो तुम लोगों को आने चाहिए, जो कि इजी है, डोंट वरी। अब हम लोगों ने ये सब जो कुछ पढ़ा ना, क्वांटम नंबर्स एंड ऑल, ये सब वेव मैकेनिकल मॉडल में ही है, ठीक है, बट मैंने शुरुआत में वो कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने डायरेक्ट इसका ये सब कंसेप्ट्स बताए, एप्लीकेशन जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर जो क्वेश्चन, उसके ऊपर क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, बट उसमें थोड़े से ग्राफ्स है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ थियरी लिखने वाले हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, डोंट वरी, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग लिखेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू हैव, पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू हैव वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू हैव वेव नेचर, वेव नेचर। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिखना स्टार्ट कर दो बे, पूरा क्या लिखते बैठते हो, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड नेचर बताया था ना, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनसाइड एन एटम, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनसाइड एन एटम, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन possess different wave function, इलेक्ट्रॉन possess different wave function, वेव फंक्शन का सिंबल रहता है, ब्रैकेट में लिखना साई, ये इसका सिंबल रहता है, इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है साई, PSI साई, एटमॉस्फेयर का मतलब प्रेशर का यूनिट भी रहता है साई, ठीक है, हाँ त्रिशूल, ठीक है, साई। एंड बिकॉज ऑफ विच different shapes of electron clouds, because of which different shapes of electron clouds are generated, and because of which different shapes of electron clouds are generated. electron clouds के अलग अलग shapes को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी नाइस, ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑर्बिटल्स। चलो तुम लोगों को थियरी मतलब समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन शेप्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर जनरेटेड, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन, देखो भाई ये पूरा मैथमेटिकली डिराइव्ड थियरी है।
इसमें अपने को बड़े बड़े इक्वेशंस मिलते हैं, वो इक्वेशंस के हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, उनसे अपने को शेप्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम लोगों ने कभी साइन एक्स का ग्राफ देखा है क्या? नहीं देखा है? मैं बता रहा हूँ। देखो साइन 0 क्या वैल्यू रहती है? 0। साइन पाई बाई 2 वैल्यू, साइन पाई वैल्यू 0, साइन 3 पाई बाई 2 वैल्यू, एंड साइन 2 पाई। ये कभी सुना है ऐसा कुछ? ये पढ़ा है? इसमें बीच वाली वैल्यूज भी तुम लोग ले सकते हो, वो मैं भी ले रहा नहीं हूँ, ठीक है। अब ये अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ, देखो मैं यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ साइन एक्स, ठीक है, ये 0, लेट अस से दिस इज पाई बाई 2, दिस वन इज पाई, दिस वन इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस वन इज 2 पाई, ठीक है। चलो भाई, साइन 0 0, ओके, साइन पाई बाई 2 1, इधर पकड़ लूँ 1, साइन पाई, साइन 3 पाई बाई 2 एंड साइन 2 पाई। इसको जब कनेक्ट करोगे, इसके बीच वाले पॉइंट भी तुम लोग भर सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करेंगे तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, क्या बना? ये वेव बनी। इस वेव का फंक्शन क्या है? साइन है। ये समझा क्या? तो इस वेव का फंक्शन, वेव फंक्शन साई इज साइन एक्स, समझे? तो हमारे सारे ऑर्बिटल्स भी जो है उनकी भी कुछ तो वेव फंक्शन रहती है, अपने को पढ़ने की जरूरत, बट वेव फंक्शन का मीनिंग थोड़ा सा पता रहना चाहिए। मैंने क्या बोला वो समझा? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट, तो अपने पास ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? पहला ऑर्बिटल ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? नाम के लिए लिख दो, चलो। एंड थियरी मतलब अच्छे से लगनी चाहिए ना, कुछ तो लिखा है। ये सब कुछ पढ़ा के हो गया भाई इसमें ऑलमोस्ट, ठीक है। बस फॉर्मेलिटी, मतलब ये पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में मिलते हैं वो तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एस, पी, डी, एफ, इन सब की भी वेव फंक्शन रहती है, बहुत कॉम्प्लेक्स अपने सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, लिख दो। अब पॉइंट नंबर 4, जल्दी लिखो बे, नहीं तो स्पेस छोड़ो। सॉरी बट मेरे पास टाइम कम है, मेरे को आज ये चैप्टर खत्म करना है, तो हम थोड़ा सा भगाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, और ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम लोग आराम से गए। पॉइंट नंबर 4 इज वेव फंक्शन डज नॉट हैव एनी मीनिंग। इसका कुछ काम ही नहीं है, मतलब इससे कुछ मिलता ही नहीं है। वेव फंक्शन डज नॉट हैव एनी मीनिंग, डज नॉट हैव एनी मीनिंग, comma, to give it some meaning, square of wave function, to give it some meaning, square of wave function that is probability density, is calculated, ठीक है। ओके, अब इसका मीनिंग समझोगे। देखो ये ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है, इसका नेचर ऐसा ही है इसके वेव का। एंड मेरे मोबाइल से भी अगर मैं लाइट छोड़ूं तो उसकी वेव भी कैसे दिखती है? सेम दिखेगी। ये लाइट छोड़ूं मतलब टॉर्च ऑन कर दूं, समझ में आ रहा है? फ्लैश लाइट ऑन कर दूं तो उसकी वेव भी ऐसी ही दिखती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ओके। अब ये दोनों वेव अगर सेम है तो दोनों में कुछ डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या? नहीं। जैसे तुम लोगों ने वो प्लेग्राउंड्स में मतलब देख रहे हैं ना, हैलोजेंस बड़े बड़े, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, समझ में आ रहा है? तो अब देखो भाई, लेट अस से कि मैंने बोला कि मेरे मोबाइल के टॉर्च की लाइट और इस ट्यूबलाइट की लाइट, इनमें से ये कौन सी वेव है? कौन सी है भाई? फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट या सेकेंड? ये ट्यूबलाइट की लाइट कौन सी है? सेकेंड है, क्योंकि इसमें हाइट ज़्यादा है, मतलब इसमें इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो अपने को फिजिकल सिग्निफिकेंस किससे मिला? वेव से कुछ पता चल रहा है। देख भाई, वेव ऐसे बना दूँ तो ये इसकी इंटेंसिटी समझ में आएगी क्या? नहीं, ये नेचर है इसका कि ऐसे घूमेगी, बट
फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब इंटेंसिटी, कौन सी लाइट ब्राइट है, वो देखने के लिए अपने को किसकी जरूरत है भाई? हाइट की। समझ में आ रहा है? हाइट को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। एंड तुम लोगों को बाद में आगे जाके पढ़ाया जाएगा, इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने को उस वेव के फंक्शन का, मतलब जनरली ना वेव का फंक्शन टोटल रहता है a sin x, ऐसा रहता है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। इसका पूरा क्या करना पड़ता है? स्क्वायर, तब जाके कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाती है। फॉलोड? तो वैसे ही यहां पे भी हम लोगों को ये साई से कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं, साई से मतलब सिर्फ वो वेव कैसे दिखेगी वो पता चलेगा, बट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां पे है वो निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? स्क्वायर, जिसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखो भाई, तो उसमें ही पॉइंट नंबर 4 में कंटिन्यू, मतलब नेक्स्ट लाइन पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि रहता है साई स्क्वायर। इस साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा रहती है 1। कितनी रहती है? वाई इट इज 1, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन भाई वहां पे रहने ही वाला है। मतलब क्या समझोगे? ऊपर वाली डायग्राम का यूज करता है। अरे तो अगर मैं तुम लोगों को पूछूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो 1s में है, मतलब वो 1s में मिलने के चांसेस कितने हो गए? 100%। 100% टाइम वो वहां पे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1s में मिलने के चांसेस, अगर सिर्फ 1s के इलेक्ट्रॉन है तो 100% हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो साई स्क्वायर हमेशा कितना रहता है? 1 रहता है। समझ में आ रहा है? बट अगर मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे निकालना है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, मेरा इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में मिलने के चांसेस कितने, ये समझ में आ रहे हो? उतना वो गैप, ठीक है? तो वो अभी 100% रहेगा क्या? नहीं, बिकॉज एक छोटे वॉल्यूम में हम लोग निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस छोटे वॉल्यूम, देख बे, पूरे वॉल्यूम को, पूरे 1s के वॉल्यूम को मैं बोलूंगा v। तो इस छोटे वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं dv। सुना है? छोटी ना, तुम लोग ऐसे बहुत बार फिजिक्स में करते हो ना भाई, लेट अस कॉल इट x, so this part becomes, किया ये? ओके, तो बड़े वॉल्यूम को मैंने क्या बोला? v, तो छोटे वॉल्यूम को क्या बोलूंगा? dv। यहां तक समझ पा रहे हो? तो लोगों ने बोला कि यार ये तो कॉमन हो गया, तो इन्होंने इसको v नहीं बोला, ठीक है? इन्होंने इसको टाउ बोला। क्या बोला? टाउ। तो वॉल्यूम को टाउ, टाउ टाउ, इसकी पहले इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन टाउ, टाउ, ठीक है? यस, ठीक है? तो बड़े वॉल्यूम को क्या बोला? टाउ। अरे टॉर्क का सिंबल पढ़ा होगा ना कभी टाउ, टॉर्क का सिंबल रहता है, ठीक है? तो इसको बोला टाउ, तो टाउ से बना डी टाउ, टाउ से क्या बना? डी टाउ। ये देखो भाई सुनो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इस टाउ में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 100%, बट उसमें से ये डी टाउ में मिलने के चांसेस थोड़े कम, ठीक है? तो उसे बोलने का प्रोबेबिलिटी, उसको क्या बोलने का? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ वॉल्यूम, इन अ स्मॉल वॉल्यूम डी टाउ। समझा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल वॉल्यूम डी टाउ बिकम्स साई स्क्वायर इनटू डी टाउ, कि भाई वो जितना छोटा वॉल्यूम लिया उतना। फॉलोड? तुम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है? पक्का आता है? ओके, तो देखो भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। अब इसका अपने को क्या करना है? डी टाउ करना है। डी टाउ मतलब डिफरेंशिएशन ना बे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। समझे क्या? 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, क्या होगा डिफरेंशिएशन के बाहर? ये पढ़ा है तुम लोगों ने? ओके, वेरी नाइस। तो क्या बना? 4/3 पाई डी आर का क्यूब। समझे? क्या आएगा डिफरेंशिएशन? ये पढ़ा है ना भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n इज x रेज़ टू n माइनस 1 बाय n माइनस 1, सॉरी यहाँ इंटू n माइनस 1, ठीक है? माय बैड। तो x रेज़ टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, ये सुना है? इंटू n रहता है, हाँ सॉरी मैं भूल गया, यस सॉरी, n
एक्स रेस टू n माइनस वन, हाँ ठीक है, हाँ ये याद है हाँ। तो ये तो यहाँ पे देखो भाई डी आर क्यूब, आर का क्यूब मतलब वो 3 नीचे आ गया, तो 3r स्क्वायर, तो आंसर क्या बनेगा 4/3 पाई 3r का स्क्वायर डी आर, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, वो बाद में मैथ्स में पढ़ लेना, ठीक है, डी आर भी आता है आगे, ठीक है, आना पड़ता है, लाना पड़ता है, ठीक है। तो 3 हो गया कैंसिल, फॉर्मूला क्या बना 4πr स्क्वायर डी आर, समझे। तो डी टाउ की वैल्यू क्या रहती है 4πr स्क्वायर डी आर, समझे। ये रट लेने का, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, अपने को केमिस्ट्री में इतना यूज नहीं आता, ठीक है, ओके। तो अब तो फाइनली दिस बिकम्स साई स्क्वायर 4πr स्क्वायर डी आर, ठीक है, लिख दो। And last point, 6th point, this model, wave mechanical model is based on, बोलो, हाँ लिखो is based on श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ठीक है। क्या हुआ, अरे 5 6 क्या है इतना, ठीक है ना, तुम लोग लिखो। अब इट इज बेस्ड ऑन श्रोडिंजर्स मॉडल, ठीक है। व्हाट इज श्रोडिंजर्स मॉडल, श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ठीक है, लिख दो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर e into v, sorry e minus v, which is equal to 0, ठीक है। हाँ अब देखो भाई, श्रोडिंजर को लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से आया, श्रोडिंजर ने बोला मुझे नहीं पता, बस आया। हाँ यस उन्होंने लिटरली मतलब ये रिडबर्ग जैसा, रिडबर्ग ने भी बोर्स की थियरी की पहले फॉर्मूला दिया था, मैंने कुछ बताया था, ऐसा याद है, बहुत सारा मतलब सोच के एंड ऑल। तो वैसे उनको भी लोगों ने बोला कि ये कहाँ से आया, उन्होंने बोला बस आया, ये इसमें इसको सॉल्व करो, इसमें से आंसर आ जाएंगे, ऐसे बाहर आएंगे, ठीक है, आते हाँ ये वैलिड है। इसका एक्सप्लेनेशन रीजन एंड ऑल ये फेमन करके एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कुछ सालों के बाद दिया था, इसकी भी डेरिवेशन बाद में मिल गई थी, ठीक है, अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें इनका मीनिंग समझने का सिर्फ। देखो भाई दिस पार्ट इज माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये इतना पार्ट शुरुआत वाला क्या है माइनस काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली इसमें ये थोड़ा सा ये वाला भी पार्ट है, बट चलता है, उतना तुम लोगों को याद रखने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। दिस पार्ट ई इज कॉल्ड एज टोटल एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है, अब ध्यान दो भाई, टोटल एनर्जी में से अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस करूं क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी में से माइनस काइनेटिक एनर्जी करूं तो क्या बचेगा, ये अपने को लिटरली एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे सकता है। ये सॉल्व करने का ना बहुत मजेदार चीज है, एकदम मस्त है, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर अपने बोर्स की फॉर्मूलाज आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे तो, 2 के लिए करेंगे तो जिंदगी खराब हो जाती है, उसके लिए मतलब इंसान नहीं कर पाता, उसके लिए अपने को पीसीज लाने पड़ते हैं, कंप्यूटर्स पे मतलब सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं, उसमें ये कैलकुलेशन हो पाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन में मतलब ये इक्वेशन बहुत महाभयंकर बन जाती है अपने को, तो अभी 1 के लिए नहीं कर रहे तो 2 के लिए क्यों ही करेंगे। चलो लिखो ये एक्सप्लेनेशन समझा थोड़ा बहुत, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, इसके ऊपर ग्राफ्स आते हैं, अभी ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यस कुछ नहीं, अभी 5 मिनट में ग्राफ्स हो जाएंगे, तुम लोगों को 2 एक्स्ट्रा लेक्चर में लेता हूँ नहीं, मुझे मतलब ऐसे 2.5 घंटे के लेने के लिए जान पे आता है, तो मैं एक्स्ट्रा काहे का पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, डोंट वरी। हाँ उतना अगर मेरे को काम करना अच्छा लगता, हाँ वो डेल है। देखो भाई अब, हाँ तुम लोग जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ओनली 1 कोऑर्डिनेट, मतलब सुनो डेल का मीनिंग, अगर डिफरेंशिएशन सिर्फ x के साथ कर रहे हैं तो dx यूज करते हैं, बट अगर डिफरेंशिएशन किसी एक चीज का, कुछ तो एक चीज है कांस्टेंट, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z, 3 चीजों के साथ कर रहे हैं तो d लिखना बंद करते हैं। क्या लिखना करते हैं, स्टार्ट
डेल, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड। याद रखने की जरूरत, मैथ्स में तुम लोगों को एक्स और वाई मतलब हार्डली थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बहुत ज्यादा भी नहीं है जितना मुझे याद है, ठीक है। यस, तो डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड जब स्क्वायर करते हो उसे बोलते डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा वो पता है ना, हाँ चलो ठीक है, इतना तो आ रहा है, मतलब ठीक है, मुझे लगता नहीं है ना ऐसे तुम लोगों को कुछ आता है, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके चलो, क्या, अरे वो है उसकी भी छोटी सी डेरिवेशन है, अपने को नहीं है। हो गया ये, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जिसके लिए हम लोगों ने अभी ये जो लिखा ना वो सब काम आएगा, ठीक है। देखो भाई, और पहले जो भी डायग्राम्स पढ़ाई है, मतलब अभी सब कुछ जो पढ़ा है ना वो ग्राफ में अप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जरा देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान देंगे भाई, इसमें 3 ग्राफ्स आते हैं, इसमें 3 ग्राफ्स आते हैं, ठीक है। पहला हम लोग 1s के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, 3 ग्राफ कौन से, पहला ग्राफ साई वर्सेस आर, आर क्या है भाई, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस या फिर रेडियस, रेडियस नहीं बोलेंगे गलत हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा साई स्क्वायर आर, ठीक है। तीसरा, अभी तीसरा क्या आएगा, साई स्क्वायर डी टाउ, पढ़ाया था ना, साई स्क्वायर डी टाउ वर्सेस आर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, साई स्क्वायर डी टाउ क्या रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ओके चलो भाई जरा देखेंगे, ध्यान देंगे समझो। अब सबसे पहले क्या हो रही है, ठीक है, हाँ हाँ नहीं टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं वाइब्रेट हो रही थी कुछ, तो मैसेज आ रहा था सालो। अब देखो, अब 1s की अगर मैं बात करूं, 1s वो क्लाउड, क्लाउड सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, सेंटर में मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस का डिस्टेंस 0 है। तो s की वेव लेंथ, सॉरी वेव फंक्शन ऐसे यहाँ से हाईएस्ट से स्टार्ट होगी, बीच में बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस, एंड फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या होते जाएगा, कम, क्योंकि भाई एक पॉइंट के बाद क्लाउड खत्म भी होगा ना भाई, बट इट विल नेवर टच 0। क्यों भाई, कहाँ पे खत्म होता है अपने को पता है क्या, वो ऐसे कम कम होते जाते हैं, ऐसे हम लोग करते हैं, मैथमेटिकली ये 0 कभी टच कर नहीं सकता, समझा। ये किसकी इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, 1s। नेक्स्ट ध्यान दो भाई, अब इसका मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगी भाई, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो थोड़ी सी बढ़ गई, एंड ऐसा इट विल नेवर टच 0, 0 को टच नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस साई स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर मतलब ये आर, यहां पे आर की वैल्यू कितनी है भाई, 0 का स्क्वायर, तो 0 इंटू साई स्क्वायर, तो दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये 0 से क्यों शुरुआत हो रहा है, क्योंकि देख भाई 0 मतलब वहां पे क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है क्या, तो प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो कुछ भी बता दिए, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, वो एक छोटे से एरिया में कितना मिलेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाऊंगा, मिलेगा क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज, समझा। एंड फिर बाद में थोड़ा थोड़ा आर बढ़ते जाएगा, तो ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाएगी, एक पॉइंट के बाद वापस इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं ना भाई, तो दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, कम होते जाएगी, तो वापस एक पॉइंट के बाद ये ग्राफ ऐसे नीचे आ जाता है, बट इट विल नेवर टच, ये समझा। ये किसका ग्राफ था, 1s का। अब 2s का ग्राफ, ये समझा रहेगा ना, तो उसके बाद बोले सारे फालतू है, एकदम मस्त है, सिंपल सिंपल, ठीक है। ध्यान दो, 2s, अब 2s के पहले 1s रहता है कि नहीं रहता, तो डायरेक्ट 2s बना सकते हैं क्या, तो पहले 1s बनाया, अब 1s के बाद 2s ऊपर ही रहेगा कि नीचे जाएगा, नीचे, क्यों नीचे, अपोजिट नेचर ना, तो 2s के बाद, सॉरी 1s के बाद ये आया 2s, फिर बाद में एक पॉइंट के बाद वापस वो कम होता है, थोड़ी ना जिंदगी भर बढ़ते ही जाएगा, वापस कम होना स्टार्ट होता है, तो दिस इज 1s, दिस इज, ये क्या है, नोड, जहां पे साई
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स 0। तो ये जो है वो 1s और 2s के बीच का आ गया नोड। बहुत सही बोला, ये समझे क्या? तो हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन 2s? 1। हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन 1s? तो ये ऑप्शन जब है ना, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो नंबर ऑफ नोड्स निकालने के एंड फिर काउंट करने के कितने नोड्स आ रहे हैं। जिसमें मतलब 2s का ग्राफ पूछा रहेगा तो एक नोड आया तो 2s है, 1s का रहेगा तो 0 नोड्स आया तो 1s है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? हेवी नहीं हो रहा है ना? हो रहा होगा फिर भी अपने पास ऑप्शन नहीं है, मतलब अभी आज खत्म करना ही है, ठीक है। अब नहीं बोलने के लिए फिर भी थैंक यू। अब तो 2s देखो भाई, साई स्क्वायर आर। अब इसमें कैसे होगा, साई स्क्वायर में वैल्यूज बढ़ जाती है तो थोड़ी सी बढ़ गई। अब नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये 0 को टच करके क्योंकि नोड है ना बे, 0 का स्क्वायर 0, वो 0 को टच करके फिर ऊपर आएगा। समझा क्या? नहीं समझा? ये वाला, इधर वाला। हाँ देखो, मैंने अभी बताया था ना कि 1s एंड 2s अगर दोनों ऐसे वेव्स रहते हैं, दोनों इंटरफेयर करके बड़ा क्लाउड बनाते। ऐसा होता है क्या? इंडिविजुअलिटी है उनमें। तो एक अगर प्लस में रहेगी वेव तो 2s की दूसरी वेव नेगेटिव में रहती है, तो वो दोनों ओवरलैप करके मतलब बढ़ नहीं जाते, मिक्स नहीं होते, बीच में कैंसिल आउट होता है जहाँ पे वो 0 वो होता है नोड एंड बाद में 2s। ठीक है। अब लास्ट साई स्क्वायर डी टाउ, साई स्क्वायर डी टाउ। अब ध्यान दो बे, या 1s या एनी डाउट? अब देखो बे, 2s का इलेक्ट्रॉन 2s में ज्यादा मिलेगा या 1s में ज्यादा मिलेगा? 2s में ज्यादा मिलेगा, तो 1s की हाइट जनरली कम रहती है, 2s की थोड़ी सी। बुक्स में ना, बहुत सारे बुक्स में उल्टा दिया है, 1s की हाइट बड़ा करके दिया है, 2s की कम दी है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ क्या काउंट करना है, नोड्स। नोड दिखा एक तो भाई ये 2s का ग्राफ है, समझा? गलती से अगर ये दे दिया रहता मैं तो ये कौन सा ग्राफ रहता? 3s, क्योंकि इसमें 2 नोड्स आ जाते हैं, समझा? ओके, तो एक 2p करेंगे, ठीक है। अब 2p का ग्राफ, 3d का ग्राफ, 4f का ग्राफ, ये सब सेम रहता है। क्यों तुम लोग बताना मुझे, रुको। साई वर्सेस आर, ध्यान दो बे। p ऐसा है, p यहां पे न्यूक्लियस है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट न्यूक्लियस? तो मतलब ये साई, इसकी वेव फंक्शन ही इधर कुछ भी नहीं है ना बे, अभी दिखाया भी था वो डायग्राम में, वो बीच में कुछ भी नहीं था, समझा? तो यहाँ पे ये 0 है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ऊपर जा रहा हो तो धीरे धीरे, मतलब ऐसे नहीं बनाते, रुको ऐसा बनाता हूँ, चलो। अब यहाँ पे आगे जा रहा हो तो धीरे धीरे क्या होता है, होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। 0 से शुरू हो रहा है, बढ़ते जाएगा, फिर बाद में एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे कम होगा, बट विल नेवर टच, समझा? तो 2p का ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे 0 से शुरू होगा क्योंकि भाई वहां पे कुछ है ही नहीं, एंड फिर बाद में धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे वापस 0 को गलती से टच कर दिया, नहीं करने का, ठीक है, समझा? 3d सेम वे, कहां से शुरू होता है? 0 से ही शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते जाता है, वापस कम होगा ना भाई, इधर जाके खत्म भी तो करना है, समझा? तो 3d का भी सेम टू सेम, वैसे ही 4f का भी सेम टू सेम। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। तो 2p और 3p का सेम क्यों नहीं है भाई? 3p और 3d का ही सेम क्यों है? बिकॉज ये अपने ऑर्बिटल के पहले ऑर्बिटल से, 2p पहला p ऑर्बिटल है, 3d पहला d ऑर्बिटल है, 4f पहला f ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है? उसी बदले अगर मैं 3p ड्रॉ करने बोलता, 3p के पहले क्या आता है? 3p के पहले 2p आता है, तो भाई 2p ये हो गया। अब दूसरा 3p कैसे आएगा? वेरी नाइस, नीचे आएगा बराबर, क्योंकि दोनों के बीच में क्या रहता है? नोड रहता है, समझा? इनके स्क्वायर तुम लोग करोगे, मैं करके दिखा दूं, सेम आएगा भाई, मतलब इसमें तो सेम टू सेम। देखो, इसका साई स्क्वायर वर्सेस आर, स्क्वायर तो करना है, क्या करने का? हाइट बढ़ाने की, उसमें क्या ही है? देखो, इसकी हाइट बढ़ गई,
समझा? साई स्क्वायर थीटा सेम टू सेम, क्योंकि इसमें भी हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, पता है ना? ओके, तो साई स्क्वायर थीटा वर्सेस आर कैसे आएगा? सेम टू सेम, ऐसा गया ऐसा गया। अब उसी बदले 3p, हाँ बाय द वे 3p का ग्राफ और किसके साथ मैच करेगा? 3p का ग्राफ 4d के साथ, बिकॉज 3p सेकंड p ऑर्बिटल, 4d सेकंड d ऑर्बिटल, एंड f में 5f, समझा? सेकंड f ऑर्बिटल, 4f के बाद 5f आता है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसमें थोड़ा सा अलग दिखेगा। क्या अलग दिखेगा? हाइट तो बढ़ेगी, हाइट बढ़ा दी, फिर बाद में दूसरे वाला नेगेटिव वाला भी प्लस। बट ये करने की जरूरत है क्या? क्या ढूंढने का? नोड्स। कौन से नोड्स? बट रेडियल नोड, एंगुलर नहीं है, रेडियल। मतलब इनमें से सबके लिए किसी को भी उठाओ, चलो मैं 5f उठा लेता हूँ, चलो 5f, ठीक है? 5f के लिए n माइनस l माइनस 1 अगर मैं करूँ, n की वैल्यू 5f के लिए 5, f के लिए l की वैल्यू गलत 3, चमाड़ दूंगा ना ऐसे, माइनस 1, 5 माइनस 4, एक नोड दिख रहा है, नोड्स काउंट करने के, टिक करने का, खत्म बात। ये ग्राफ्स डिफिकल्ट लग सकते हैं बट है नहीं, क्योंकि आंसर एमसीक्यूज में है ना बे, 4 में से एक ऑप्शन टिक करना रहता है। अभी भी टाइम है, एक क्वेश्चन दिखा दूं क्या? ना? ओके, अब लिखने का बाद में, लेक्चर खत्म होने के बाद, सॉरी। रुको बे, ये तुम लोगों को इसमें भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना बे, 2023 में कभी तो आया हुआ है। रुको, बातें मत करो, रुको मुझे क्वेश्चन सिलेक्ट करने दो, मतलब देखने दो कहाँ पे मुझे मिलने से। 2023 में पहुंचे नहीं, 24 में, 23 में कभी तो आया था एक क्वेश्चन, पहुंच गए? हाँ, अब यहाँ पे 23 का शुरुआत से जाते हैं, अच्छे से देखते हैं। अबे यार 24, हाँ 23, बोर्स मॉडल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी नहीं। ये ऐसे वाले क्वेश्चन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3s ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम s का 0 आता है, x की वैल्यू 0, खत्म। लास्ट टाइम कराए थे याद है क्या? उसके लिए फॉर्मूलाज पता रहना चाहिए एटलीस्ट, हाँ ठीक है? मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज में कराए नहीं है, बट बहुत सारे एमसीक्यूज कवर कर दिए, डोंट वरी, ठीक है? आज होमवर्क मिलेगा। अब ये देखो 4.90 मेटल आयन का किसका रहेगा आज का, समझे? ठीक है, तो वो उसमें से ढूंढने का नहीं। 4.90 के लिए दिस मेटल हैज दिस मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। बताओ भाई कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? हाँ नाइस, 4, समझा? ट्रिक पता रहेगी तो भाई ओरली आंसर आएगा, ट्रिक पता नहीं है तो फिर गणित करते बैठो, ठीक है? ओके, तो रेडियल नोड्स, किसके पास 5 रेडियल नोड्स है n माइनस l माइनस 1 करने का सब में, जिसका 5 आंसर आएगा वो जेई मेंस के क्वेश्चंस कर लेना, मतलब अच्छे से इजीली हो जाएंगे, प्रैक्टिस करना उसके लिए। रुको अभी मेरे को क्वेश्चन ढूंढने दो, बट हाँ यही है क्या? नहीं ये नहीं है, ये अलग है, ये खुद से अभी ट्राई करना। 71 पे पहुंचे थे, अभी वापस पीछे जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता मैं। अबे 1 मिनट बाकी है साला। वही तो देखते हैं, रुको रुको, अब मिल गया। कैसे हराम करोगे, मुझे डाला जा रहा है, मतलब ऐसे इतने मेहनत से ढूंढ के निकाला मैंने। ओके, सो क्वेश्चन इज फॉर 2s ऑर्बिटल साई स्क्वायर वर्सेस r का कौन सा ग्राफ रहेगा? क्वेश्चन रीड किया, 2s के लिए साई स्क्वायर वर्सेस r, किसके लिए? 2s के लिए, ठीक है? चलो ऑप्शन ए, जिसको लग रहा है हैंड रेस करो। ऑप्शन ए, एक एक करके दिखाता हूँ। ऑप्शन ए किसी को लग रहा है? 2s के लिए ऑप्शन ए नहीं, ओके। ऑप्शन बी, जिस किसी को लग रहा है हैंड रेस करो। ऑप्शन सी, जिस किसी को लग रहा है हैंड रेस करो। एंड ऑप्शन डी, जिस किसी को लग रहा है हैंड रेस करो। अब रुको ठीक है, अब सबने ऑप्शन सारे देख लिए, ओके। वापस एक बार, ऑप्शन ए, जिस किसी को लग रहा है हैंड रेस करो। ऑप्शन बी वाले हैंड रेस करे, ऑप्शन सी वाले हैंड रेस करे, ऑप्शन डी वाले हैंड रेस करे, ओके। ऑप्शन बी वाले जा रहे हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी वालों, अरे बाबा स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू प्लस होगी ना,
एंड जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, कब होगा भाई तुम्हारा हाथ ऊपर, मतलब कब तुम्हारा भी खून खोलेगा सालो। चलो फटफट होमवर्क ले लेते हैं। हाँ 2 बज गए। होमवर्क नहीं होमवर्क तो देना पड़ेगा यार। चलो ये बना लेना बाद में। क्या 30 सम? अच्छा तो 2 दिन के बाद ही एग्जाम अपना लेक्चर है। हाँ ठीक है। सो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर टोटल 90 क्वेश्चंस देखने वाला हूँ मैं, टोटल 90। हाँ